हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं और उनको लेकर ये पूरी न्यूज़ है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर पूरी न्यूज़ है ये कि भारत को और मजबूत बनाती क्रिकेट कूटनीति। आपको पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार वैश्विक पटल पर दुनिया में जिस तरीके से अपनी जो विदेश नीति है उसका लोहा मनवा रही है, बड़े देशों के सामने सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है अपनी योजनाओं को। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जो उनके हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ गुरुवार को अहमदाबाद में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है उसके चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में, यानी कि टेस्ट मैच को साथ में देखा। मैच की शुरुआत से पहले दोनों ने गोल्फ कोर्ट के जरिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर लगाया। अब ये लैप ऑफ ऑनर क्या होता है? LAP लैप। लैप ऑफ ऑनर होता है जब खेल के मैदान के चारों ओर या तो आप दौड़ लगाएं या फिर ड्राइव करके उसका पूरा सर्कल का चक्कर लगाएं, तो उसको ही लैप ऑफ ऑनर बोला जाता है। जैसा आप पिक में देख रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी और अल्बनीज दोनों ने एक साथ लैप ऑफ ऑनर किया है। तो मोदी और अल्बनीज ने अपने अपने देश के क्रिकेट टीम के कप्तान, जैसे इंडिया के रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को टेस्ट कैप भी सौंपी। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं हमारे रोजर बिन्नी, और सचिव हैं बीसीसीआई के जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को उनकी पेंटिंग देकर सम्मानित किया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है और जो भारत और ऑस्ट्रेलिया है उसके क्रिकेट संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें लगभग 50,000 दर्शकों ने हिस्सा लिया था। इसके लिए स्पेशल एक सिक्का भी बनवाया गया था। उसी सिक्के के माध्यम से टॉस किया गया और भारत 4 मैचों की जो सीरीज चल रही है उसमें 2-1 से आगे है। अब यहाँ पर जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती है उसके बारे में बताया गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता ऐसे मुकाम पर है जिसमें कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। अगर हम बात करें दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों की, तो इसकी शुरुआत हुई थी आज़ादी से भी पहले, यानी कि वर्ष 1941 में। तब भारत के काउंसलेटर जनरल ने सिडनी में ट्रेड ऑफिस खोला था। 1944 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया था और उसके बाद 1945 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना राजदूत नियुक्त किया था। दिसंबर 2022 में दोनों देशों के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA लागू हो चुका है। इससे दोनों देशों के बीच 23 अरब डॉलर का व्यापार ड्यूटी जो है वो फ्री होने की संभावना है या फ्री हो जाएगी। 8 जनवरी 2023 तक के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया से 17 अरब डॉलर का आयात और 10.5 अरब डॉलर का निर्यात करता है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के सदस्य हैं। आपको पता होगा क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो ड्रैगन की भूमिका है, उसका जो एग्रेसिव भूमिका है उसको कम करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। प्रशांत महासागर में ड्रैगन के बढ़ते दखल के बाद ऑस्ट्रेलिया चीन से कारोबार में कमी ला रहा है, उसका फायदा भारत को मिलने की भी संभावना इसमें जताई गई है। तो अगर हम इस हेडलाइन की बात करें तो इसमें हमें 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो यही है कि लैप ऑफ ऑनर क्या होता है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आपका राइट आंसर होगा एंथनी अल्बनीज। जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा और ये होंगे तो आपका राइट आंसर होगा अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे छोटा महाद्वीप है
और सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत का पाक और चीन के साथ और बढ़ेगा तनाव, युद्ध की आशंका भी है इसमें। और ये अमेरिका सरकार की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस तरीके से भारत के साथ जो संबंध है चीन का और पाकिस्तान का, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये तनाव और बढ़ेगा और उसके बाद युद्ध होने की भी संभावना है। इसमें रिपोर्ट में दुनिया भर में होने वाली तमाम वैश्विक व क्षेत्रीय गतिविधियों से अमेरिकी हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा होती है। अमेरिकी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पाक के आतंकी चेहरे को फिर से बेनकाब किया गया है और पहले जैसी अगर हम स्थिति की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर जैसा कि इसमें बताया गया है इस न्यूज़ में, इस आर्टिकल में, कि वर्ष 2021 में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का कि कोई भी गोलाबारी भी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान की तरफ से उकसाया जाता है भारत को तो अब स्थिति बिल्कुल चेंज है। पहले की विगत सरकारों के मुकाबले भारत की इस समय जो सरकार है वो एग्रेसिव रहती है, तो अगर वो युद्ध विराम का उल्लंघन करते हैं तो भारत मुंह तोड़ जवाब उसको देगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भाजपा शासित कर्नाटक सरकार कराएगी राजस्थान की ओपीएस का अध्ययन। अब ये ओपीएस क्या है? ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। आपको पता होगा कि जनवरी 2004 से इस स्कीम को बंद कर दिया गया था। ये भाजपा शासित जो कर्नाटक सरकार है वो इसलिए भी अध्ययन करवाएगी, यानी कि उसके लिए जो उनकी टीम है वो जयपुर जा रही है। कर्नाटक के अफसरों की टीम जयपुर के मुख्य सचिव उषा शर्मा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य अधिकारियों से मिलेगी। राजस्थान वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ओपीएस के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं। कर्नाटक में चुनाव होने की जो संभावना है अगले वर्ष, उसमें अगर कर्नाटक सरकार ऐसे कोई बयान दे देती है या फिर ऐसा कोई मुख्य अपने चुनाव पत्र में, घोषणा पत्र में अगर ऐसा कुछ ऐलान कर देती है तो उससे 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, उनके लिए खुशखबरी होगी। लेकिन आपको पता होगा कि भाजपा गवर्नमेंट जो है या केंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट है वो ओपीएस के पूरी तरीके से खिलाफ है, वो उसके पक्ष में नहीं मानी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ओपीएस के पक्ष में अपना कोई भी बयान नहीं दिया है। पिछले महीने जयपुर में सीतारमण ने ओपीएस के लिए नई पेंशन योजना के लिए अलग से रखे पैसे को देने से इनकार भी कर दिया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कर्नल गीता के नेतृत्व में लद्दाख में ऑपरेशन को धार देगी सेना। देखिए, भारतीय सेना की जो उत्तरी कमान में महिला सैन्य अधिकारियों के हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत कर्नल गीता राणा से की गई है। उन्हें पूर्वी लद्दाख के अग्रिम व दुर्गम इलाके में सेना की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर यानी कि ईएमई की फील्ड वर्कशॉप यूनिट की कमान सौंपी गई है। उत्तरी कमान में इस यूनिट की कमान संभालने वाली वह पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। यह फील्ड वर्कशॉप चीन से सटे पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखती है। कर्नल गीता के कंधों पर अब सेना की 14 कोर के हर आधुनिक हथियार उपकरण, नाइट विजन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को बैटल रेडी यानी कि युद्ध के लिए हरदम तैयार रखने की जिम्मेदारी भी होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि रामचंद्र पौडेल बने नेपाल के राष्ट्रपति। और आपको पता होगा कि गणतंत्र बनने के बाद, जो गणतंत्र देश बना नेपाल, उसके बाद यानी कि 2008 में गणतंत्र लागू हुआ था वहां पर नेपाल में, और तीसरे राष्ट्रपति हैं ये। और ये चुनाव भी तीसरा था राष्ट्रपति का, उसमें रामचंद्र पौडेल तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहले राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल गुरुवार को नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह नेपाली कांग्रेस और सीपीएन सहित 8 दलों के गठबंधन की ओर से उम्मीदवार थे। उन्होंने संसद के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों का वोट प्राप्त किया है। उन्होंने सुभाष चंद्र
नेम्बांग को हराया। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट करके कहा कि मेरे मित्र रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई। चुनाव आयोग के प्रवक्ता सालीग्राम ने कहा कि 518 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों और संघीय संसद के 313 सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। नेपाल में 2008 में गणतंत्र लागू हुआ था। मतदान काठमांडू के न्यू बनेश्वर में नेपाल के संसद भवन में हुआ था। हिमालयो राष्ट्र में चुनाव आयोग ने हाल में संघीय सांसदों और प्रांत विधानसभा सदस्यों के लिए 2 अलग अलग मतदान केंद्र स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र ने यह बयान दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है कि यह महिलाओं और लड़कियों के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश हो गया है। महिलाओं को यहां उनके मूलभूत अधिकारों तक से वंचित कर दिया गया है। यह सभी अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बयान जारी करके कहा कि नए तालिबान नेताओं के शासन में उन्होंने महिलाओं पर ऐसे कानून जबरदस्ती थोपे हैं जिससे वह घरों में कैद होकर रह गई हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र अभियान की प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रोजा इसाकोवना ने अफगानी महिलाओं पर थोपे गए तालिबान फरमानों का कड़ा विरोध किया है। आपको पता है कि वहाँ पर किस तरीके से रोक लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को काम करने से रोक दिया गया है। सिर से पांव तक खुद को ढक कर रखना होगा। महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने की मनाही है और वह किसी भी सार्वजनिक फैसले में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। तालिबानी शासन ने इस रवैये से यह देश और अलग थलग पड़ सकता है या पड़ जाएगा, विश्व के अन्य भाग से कट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात करें तो उनका आंकड़ा ये बताता है कि अफगानिस्तान में पिछले साल महिलाओं के रोजगार में 25% की गिरावट आई थी। चूंकि तालिबान ने उन पर काम करने व यात्रा करने पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं उन पर शिक्षा ग्रहण करने और एनजीओ के कार्य करने पर भी प्रतिबंध है। विश्वविद्यालय की शिक्षा पर प्रतिबंध को लेकर तालिबान सरकार का कहना है कि कुछ विषय अफगान और इस्लामी मूल्यों के खिलाफ हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता प्राइस छोड़ेंगे पद, वेदांत पटेल संभालेंगे कमान। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जो है नेड प्राइस इस महीने अपना पद छोड़ देंगे और भारतीय मूल के अमेरिकी वेदांत पटेल अंतरिम प्रवक्ता होंगे। पटेल अभी उप प्रवक्ता हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को ऐलान किया कि नेड प्राइस इस महीने यह पद छोड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्राइस को विदेश विभाग की दैनिक प्रेस ब्रीफिंग फिर शुरू करने का श्रेय दिया, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अनियमित हो गई थी। नेक्स्ट न्यूज है, ऑस्ट्रेलियाई सैन्य अफसरों ने किया शत्रुजीत ब्रिगेड का दौरा। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई सेना के युवा अधिकारियों के दल का भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड का दौरा क्वाड देशों के साथ साथ भारत के निरंतर गहराते रणनीतिक और सामरिक रिश्तों का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलियाई सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों के दल के आगरा स्थित शत्रुजीत ब्रिगेड का दौरा करने के अपने गहरे सामरिक मायने हैं। ऑस्ट्रेलियाई सैन्य अधिकारियों की ओर से भारतीय सेना के साथ पारस्परिक सहयोग की यह ताजा पहल ऐसे समय हुई है जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रणनीतिक और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने की दोनों देशों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल्बनीज के भारत दौरे पर होने के दरमियान ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिद्वंदिता को दोहराया है। और इसमें एक न्यूज दी हुई है कि भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अभ्यास टॉपेक्स यानी कि थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज हाल ही में अरब सागर में संपन्न हुई। 4 माह तक चले इस अभ्यास में 17 पोतों, 6 पनडुब्बियों और 75 से अधिक लड़ाकू विमानों ने
भागीदारी की। इस दौरान 210 लाख वर्ग समुद्री मील क्षेत्र कवर किया गया। नौसेना के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गत वर्ष नवंबर से शुरू हुए इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल ने संयुक्त रूप से भागीदारी की और इसमें नौसेना ने परिचालन, युद्धाभ्यास और युद्ध संचालन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सेमीकंडक्टर उत्पादन में अमेरिका देगा भारत को सहयोग। देखिए, सेमीकंडक्टर बनाने में अमेरिका भारत को सहयोग देने के लिए तैयार है। वाणिज्यिक वार्ता एवं सीईओ फोरम बैठक के लिए भारत दौरे पर आई अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रेमांडो ने गुरुवार को कहा कि सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया काफ़ी हद तक ताइवान पर निर्भर है और इस मसले पर हम भारत समेत अपने सहयोगी देशों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका भारत के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए औपचारिक बातचीत करेगा। शुक्रवार को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ नई दिल्ली में रेमांडो की बैठक होने जा रही है। इसके मुताबिक बैठक में भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर दोनों देशों के बीच सकारात्मक नतीजे पर पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा सप्लाई चेन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ग्रोथ, ट्रैवल, टूरिज्म, स्टार्टअप जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। चलिए, नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज, उस पर आते हैं। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि चीन से सस्ता माल मंगाना होगा मुश्किल। देखिए, वाणिज्य और जो उद्योग मंत्रालय है वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर अब काफ़ी गंभीर हो चुका है। जल्द ही बड़े पैमाने पर गुणवत्ता मानकों के लिए नए नियम भी जारी करने की इसमें तैयारी हो रही है। इससे चीन से जो सस्ता माल मंगाना आसान अब नहीं रह जाएगा। इसमें जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने मंगलवार को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कार्यक्रम में कहा कि जल्द ही 2000 उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें घटिया स्तर के उत्पादों को रोकने की जरूरत है। इतना ही नहीं, हमें उत्पादों की गुणवत्ता पर फोकस करना है और उनके उत्पादन को बढ़ाना है। अगले 2 से 3 साल में गुणवत्ता के दायरे को बढ़ाने के लिए सख्त नियमों का अनुपालन अपनाया जाएगा ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को सही प्रतिस्पर्धा मिले। गुणवत्ता नियंत्रण का नियम घरेलू और जो आयातित दोनों पर लागू किया जाएगा। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई सारे घटिया माल को सस्ते दाम पर आयात करके घरेलू बाजार में बेचा जाता है। सस्ते दाम के घटिया माल के आयात से घरेलू निर्माता उनके मुकाबला नहीं कर पाते हैं। खासकर चीन से रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे आइटम सस्ते दाम पर आयात किए जाते हैं। सस्ते दाम पर आयात आइटम कई स्तर पर हानिकारक होते हैं। आपको पता होगा कि भारत चीन से कई चीज़ें आयात करता है, जिसमें प्रमुख तौर पर कार्बनिक रसायन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया और घरेलू सामान हो गया। और 2000 अगर हम 22 की बात करें, 2022 की, तो भारत और चाइना का जो व्यापार था वो 135.98 अरब डॉलर का था और ये 2021 में जो 21 के मुकाबले 8.4% बढ़ोतरी के साथ 125 अरब डॉलर था। यानी 2021 में 125 अरब डॉलर था और 2022 में 135 अरब डॉलर लगभग हो गया, जो 8.4% ग्रोथ को दिखाता है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत हीरों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हीरा यानी कि डायमंड का 29.4 अरब डॉलर का निर्यात करता है भारत डायमंड का, जो अगर हम करेंसी में बात करें तो 2.16 लाख करोड़ रुपए है। और सबसे बड़ा आयातक कौन है डायमंड का? तो वो है अमेरिका। 21 अरब डॉलर यानी कि 1.44 लाख करोड़ का आयात करता है अमेरिका। चलिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्याज को मिला नेफेड का सहारा, देश भर में 40 क्रय केंद्र। देखिए, किसान प्याज को मंडी लेकर तो जा रहा है, लेकिन उसका प्याज बिक नहीं रहा है। वो इधर उधर घूमता है और फिर उसको फेंकने के लिए विवश हो जाता है। जबकि अगर हम महानगरों की बात करें तो यही प्याज हमें आपको 20 से 25 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। तो इस असमानता को खत्म करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नेफेड को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है और निर्देश मिलते ही नेफेड ने देश भर में 40 क्रय केंद्र बनाकर प्याज की खरीदारी शुरू भी कर दी है। पिछले 10 दिनों में उसने 900 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 4000 टन प्याज की खरीदारी भी कर ली है। किसानों के स्टॉक को खरीद केंद्रों
से कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोच्चि ले जाए जाने की व्यवस्था भी की गई है। देश में प्याज के कुल उत्पादन का 43% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में होता है। 2021-22 में 316 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था, जो 2022 और 23 में बढ़कर 318 लाख टन पहुंचने का अनुमान है। इस बार महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी प्याज की अच्छी उपज हुई है। इसका सीधा असर नासिक समेत प्याज की अन्य मंडियों पर भी पड़ा है, जहां किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 10 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।